कुछ आप किसी का कोई भी क्लास देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप लोगों के सामने है। तो सवाल आपके सामने ये रहा आज का दोस्तों, सवाल आपके सामने ये रहा। और सवाल क्या है जरा ध्यान से देखना। तो सवाल है दोस्तों हमारा, द क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज, इनमें से ऐसा कौन सा रिसोर्स संसाधन है फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल गुड्स। दोस्तों पूछ रहे हैं कि इनमें से कैपिटल गुड्स के अंडर में क्या आएगा। तो पहले जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं कि कैपिटल गुड्स क्या होता है और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। तो जरा चलते हैं, ध्यान से आप लोग मेरी बात को सुनना, सीखना और समझने की कोशिश करना। समझ में आई तो अच्छी बात, नहीं आई तो और अच्छी बात। देखिए दोस्तों, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स उपभोक्ता की वस्तुएं, और एक होता है कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुएं। पहले सारे लोग ये बताओ, विजिबल है सबको, दिखाई दे रहा है? फिर आगे चलेंगे। तो एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स इकोनॉमी में। जरा ध्यान से सुनेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपीएससी के प्री में पूछा जा चुका है। जरा देखना, देखो सबको दिखाई दे रहा है? जल्दी से कमेंट करो, सब लोग जल्दी से कमेंट करो, इज इट विजिबल फाइनली ना। एक कंज्यूमर गुड्स होता है और एक कैपिटल गुड्स होता है। तो जाहिर सी बात है, जो कंज्यूमर गुड्स है, जो उपभोक्ता की वस्तुएं हैं, इसे कंज्यूमर ही यूज करेगा, इसे उपभोक्ता यूज करता है फॉर कंजम्पशन, उपभोग के लिए, अपने खुद के प्रयोग के लिए। और एक होता है कैपिटल गुड्स, इनको हमेशा एक प्रोड्यूसर यूज करता है, एक उत्पादक फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए। तो जो वस्तुएं कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए यूज करे, कंज्यूमर गुड्स। जो गुड्स एक प्रोड्यूसर फर्दर प्रोडक्शन, आगे कुछ और उत्पादन के लिए प्रयोग करे, कैपिटल गुड्स। जब हम कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करते हैं और इस पे जो पैसा खर्च होता है, उस खर्च को इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर, हम लोग कहते हैं व्यय। जब भी कोई लड़की देखी मेरा दिल दीवाना बोले, वो वाला नहीं। जब भी कोई कंज्यूमर अगर कंज्यूमर गुड्स खरीदता है और पैसे खर्च करता है, तो उस खर्चे को हम बोलते हैं व्यय, एक्सपेंडिचर। सिमिलरली जब कोई प्रोड्यूसर जब कैपिटल गुड्स पर पैसा खर्च करता है, तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, उसे हम कहते हैं निवेश। राइट, दिस इज द डेप्थ ज्ञान। और सुनो, कंज्यूमर गुड्स को खरीदने के लिए मेन उद्देश्य होता है क्या? टू गेट सेटिस्फैक्शन, कि हमें संतुष्टि प्राप्त हो, हमें सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। वहीं पर कैपिटल गुड्स को खरीदने के पीछे मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मिंटिंग मनी, लाभ कमाना, पैसा कमाना। दोस्तों ये उद्देश्य होता है कैपिटल गुड्स का। तो ये दो तरीके की गुड्स होती हैं, एक कंज्यूमर गुड्स, एक कैपिटल गुड्स। बोलो जी, समझ में आया? समझ में आया? लेकिन समटाइम्स देखो, मैं आपको कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स के बारे में बताऊं। जैसे दोस्तों, मैं बाजार गया और बाजार से मैं 2 किलो टमाटर खरीद के लाया और बढ़िया से प्योरी बनाई या सूप बनाया और मस्त एंजॉय करा। तो मैं क्या कंज्यूमर था? मैंने एक्सपेंडिचर किया सेटिस्फेक्शन एंजॉय करने के लिए। सो दिस इज कंज्यूमर गुड्स। अब एक किसान वाला बाजार गया और एक ट्रिलर खरीद के लाया, एक थ्रेसर खरीद के लाया ना, एक ट्रैक्टर खरीद के लाया, कि वो उससे क्या करेगा? खेती करेगा और प्रोडक्शन करेगा। तो किसान ने क्या करा? वो प्रोड्यूसर है, किसान ने इन्वेस्टमेंट करा, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। सो दैट्स कॉल्ड कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं। बोलो जी, समझ में आ गया? तो दो तरीके की गुड्स होती हैं, एक कंज्यूमर गुड्स, एक कैपिटल गुड्स। किसी दिन मैं पूरे बहुत सारे टाइप्स ऑफ गुड्स आपको पढ़ाऊंगा कि इकोनॉमिक्स में
किस किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं दोस्तों। अगर मैं क्वालिटी के बेसिस पर जाऊंगा तो एक लग्जीरियस है सुपीरियर गुड्स जिसे हम वैबलन गुड्स कहते हैं, दूसरा नॉर्मल गुड्स, देन इंफीरियर गुड्स एंड देन गिफ्टिन गुड्स, ये क्वालिटी के बेसिस पर। इसी तरह से उनके यूज के बेसिस पर तो एक कंज्यूमर गुड्स, एक कैपिटल गुड्स, ऐसे ही एक कंज्यूमर गुड्स को ऐसे हम एक और डिफरेंशिएशन करेंगे फिनिश्ड गुड्स और फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो इस तरीके से मैं आपको कई सारे टाइप्स ऑफ गुड्स बताऊंगा, जिसमें अगर मैं उनके टाइम स्पेन के बारे में बात करें तो पेरिशेबल गुड्स दोस्तों, ड्यूरेबल गुड्स, इनके बारे में भी आप लोगों को ज्ञान देंगे। लेकिन आप हमारी क्लास में बने रहिए, तब मज़ा आएगा जब मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे आएंगे और वो काम दोस्तों आप लोग करेंगे। जल्दी से इस इवेंट को शेयर करो दोस्तों, एक बार और शेयर करो सारे लोग। चलिए दोस्तों, हमारा सवाल देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक कह रहा है कि कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आएगा। तो जो दोस्तों बिल्डिंग्स हैं, मशीनरी है, लेबरर है, तो बताओ मुझे दोस्तों क्या जवाब होगा इसका। बिल्डिंग, मशीनरी और लेबर, बिल्डिंग, मशीनरी और लेबर। दोस्तों अगर मान लो हम बिल्डिंग का यूज कर रहे हैं किस लिए, प्रोडक्शन करेंगे, मशीनरी का यूज कर रहे हैं किस लिए, हम लोग दोस्तों उससे प्रोडक्शन करेंगे, और लेबर का यूज भी कर रहे हैं किस लिए, कि प्रोडक्शन करेंगे। तो करेक्ट आंसर आप लोगों देखिए यहाँ पर मैंने साफ साफ बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि कैपिटल गुड्स वो फिजिकल एसेट्स होते हैं जो एक कंपनी प्रोडक्शन के लिए यूज करती है इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स में क्या क्या आता है दोस्तों, इसमें बिल्डिंग आएगी, इसमें मशीनरी आएगी, राइट, नाउ इसमें इक्विपमेंट्स आएंगे, इक्विपमेंट्स का मतलब टूल्स, देखो मैंने अलग से लिख भी दिया। इसमें व्हीकल्स आएंगे, गाड़ियां आएंगी, इन सब को हम कहेंगे कैपिटल गुड्स। बोलो क्लियर है। कैपिटल गुड्स क्या हैं, आर नॉट फिनिश्ड गुड्स, ये फिनिश्ड गुड्स नहीं होते हैं, जो अभी भी मैंने कहा था फिनिश्ड गुड्स के बारे में भी आपको बताएंगे। कैपिटल गुड्स आर वन ऑफ द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर 3 आर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, ऑयल एंड वाटर, लेबर सच एज वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों ये सारे के सारे कैपिटल गुड्स में शामिल होते हैं, चाहे हम बात करें लैंड की, चाहे हम बिल्डिंग की, मशीन की, लेबर की, क्योंकि इन तीनों के द्वारा क्या होता है, प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है, इन तीनों के द्वारा उत्पादन में मदद मिलती है, और जब उत्पादन में हम किसी चीज़ का मदद लेते हैं तो उसी को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। ईमानदारी से बताइए दोस्तों, कॉन्सेप्ट वाह, क्लियर वाह और नॉट वाह, बताओ तीनों। क्या लेबर भी एक तरीके का कैपिटल गुड्स ही है, राइट, क्योंकि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है और उत्पादन के साधन में आता है। बोलो जी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आप इसे रीड करें और जल्दी से आप लोग इसका जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो हम आंसर बाद में देखेंगे, पहले जैसे कि मेरा तरीका है, पहले मैं इस क्वेश्चन को हमेशा एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके आंसर पे चलता हूं। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहते हैं। तो आइए देखिए, यहां पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड की, यहां पर हम बात करने वाले हैं मांग के नियम की, और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। अब ये लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, इस लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को हम क्या कहते हैं, जरा ध्यान देंगे। जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, यहां बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का नियम। जरा ध्यान से सुनना आप लोग, जस्ट गिव मी अ सेक दोस्तों, जब तक आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको क्लासेस उम्मीद है अच्छी लग रही होगी, आप लोग बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। एंजॉय कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, एंजॉय तो करना ही चाहिए दोस्तों। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हर काम को एंजॉय करेंगे तो उस काम में आनंद आएगा। बोलो जी यस, अगर आप काम को एंजॉय करेंगे तो काम में आनंद आएगा दोस्तों। इतने बच्चों में हमें आनंद नहीं आएगा, थोड़े और बच्चों को जोड़ो, थोड़ा और शेयर करो दोस्तों इवेंट। अरे भाई पढ़ाने का आनंद भी तो आना चाहिए, नहीं चाहते क्या आप लोग कि गुरुजी को भी आनंद आए? गुरुजी तुम्हें अगर आनंद दे रहे हैं। देखो दोस्तों, जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं
तो ये कंज्यूमर्स से रिलेटेड टॉपिक है, ये उपभोक्ता से रिलेटेड टॉपिक है। जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूसर से रिलेटेड टॉपिक है, ये एक उत्पादक से रिलेटेड टॉपिक है। अब ये लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, जरा ध्यान देना और दोस्तों शेयर करो, कम ऑन एवरीबॉडी। भाई इतना तो यार लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, एकदम बिल्कुल बच्चा तरीके से समझेंगे। लॉ ऑफ डिमांड कहता है दोस्तों कि मान लो आप लोग कंज्यूमर हैं और ये दोनों जो लॉ हैं वो प्राइस के साथ अपना संबंध दिखाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस के साथ डिमांड का संबंध, लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस के साथ सप्लाई का संबंध। आप लोग कंज्यूमर हैं, अभी सपोज करो आप गए बाजार और आपने कोई प्रोडक्ट देखा और देखा आपने कि उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ गया, उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ गया, राइट। नाउ तो जब प्राइस आप देखते हैं कि किसी भी कमोडिटी का आपको प्राइस बहुत महंगा मिलता है तो आप लोग उस कमोडिटी को बहुत ज्यादा खरीदोगे, बोलो यस और नॉट। तो आप लोग उस कमोडिटी को बहुत ज्यादा खरीदोगे, आपको लगेगा यार इतना महंगा, चलो दोस्तों और ज्यादा खरीदते हैं, ऐसा करोगे? अबे बिल्कुल नहीं करोगे भाई तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है। यदि किसी भी वस्तु का प्राइस मान लो कम होता है तो उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है, मांग की मात्रा है, वो बढ़ जाती है। दोस्तों दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसे अभी मैं नहीं समझाने वाला क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा है, और यहाँ कहते हैं अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अन्य वस्तुएं समान रहती हैं, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, राइट। और दोस्तों इकोनॉमिक्स की बिल्कुल कोर भाषा में बात करें तो इसी को हम सेटेरस पेरिबस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेटेरस पेरिबस। दोस्तों दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कोई कंज्यूमर जो होगा, कोई उपभोक्ता होगा, किसी वस्तु को लेकर उसकी जो मांग की मात्रा है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो उसके प्राइस पे तय होगी, वो उसके प्राइस पर तय होगी, वो उसके प्राइस पर तय होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वहीं पर अगर हम एक प्रोड्यूसर के नज़र से देखेंगे, एक सप्लायर के नज़र से देखेंगे, तो मान लो अब आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक प्रोड्यूसर हो, आप लोग एक उत्पादक हो, और आपने देखा कि जो प्रोड्यूसर हैं, जो उत्पादक हैं, आपने देखा कि एक प्रोड्यूसर को, एक उत्पादक को आपने देखा, आपने प्रोड्यूसर हो और आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और मान लो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ गया, उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, तो आप क्या करोगे? अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाई, जल्दी से बताइए, जब तक आप बताएंगे नहीं मैं बताऊंगा नहीं। तो आप अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाई क्या करोगे? अगर मान लो प्राइस कम हो गया तब आप अपने क्वांटिटी सप्लाई क्या करोगे? भाई आप प्रोड्यूसर हैं और आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं और आपने देखा कि आपके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ गई है, तो आप बाजार में आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे दाम में बिक रहा है, तो एज अ प्रोड्यूसर आप क्या करना पसंद करेंगे? दोस्तों जल्दी से बताएं दोस्तों। और आनंद थोड़ा कम आ रहा है आज, बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, वीकेंड क्या सवेरे से ही मनाने लगे क्या? कम ऑन दोस्तों, और शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग। दोस्तों देखिए, प्राइस अगर मान लो बहुत ज़्यादा है तो अब एक प्रोड्यूसर क्या करेगा कि अपने एक्सीलेंट किड्स मैजिक ने सबसे पहले जवाब दिया कि दोस्तों यहाँ पर वो क्या करेगा, अपने क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा देगा, बिकॉज हर एक प्रोड्यूसर चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई, आपूर्ति की मात्रा भी बढ़ा देता है, ओके। और अगर उसका प्राइस कम होता है तो वो मार्केट में सप्लाई कम कर देता है। और यहाँ पर भी है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सेम सेटेरस पेरिबस। अदर थिंग्स का मतलब यहाँ पर बस आप चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, बस इतना सा समझें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांड पर, यहाँ क्वांटिटी सप्लाई पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो प्राइस का पड़ रहा है। तो एज अ लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई,
मांग का नियम और आपूर्ति के नियम के अनुसार जो क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई है, इस पर सिर्फ प्राइस का इम्पैक्ट पड़ता है, बाकी और चीज़ों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। चलिए, अगर आपको एक दो लाइन में मुझे समझाना हो कि अदर थिंग्स में और क्या जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय, मुझे आप लोग बताइए, अगर आप लोगों की इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड क्या करोगे? ज़्यादा करोगे। इनकम कम होगी तो डिमांड क्या करोगे? कम करोगे। इसका मतलब है क्वांटिटी, डिमांड पर प्राइस के अलावा अदर थिंग्स, इनकम भी इम्पैक्ट डालती है। लेकिन दोस्तों, हम लोग इनकम को कांस्टेंट मानते हैं, समान मानते हैं, तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीजें, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेशन, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड, ब्ला ब्ला ब्ला, दोस्तों का 3 घंटे का डिस्कशन है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की, तो यहाँ कह रहा है कि जो क्वांटिटी सप्लाई है, उस पर सिर्फ प्राइस का इम्पैक्ट पड़ता है, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीजें, तमाम चीजें हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी, सरकार की नीति। भाई, गवर्नमेंट 2 तरीके की पॉलिसी ला सकती है। एक, द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, करों की नीति। दूसरी, द पॉलिसी ऑफ सब्सिडीज, अनुदान या छूट की नीति। आप प्रोड्यूसर हैं, आपके ऊपर ठोक दिए सरकार ने टैक्सेस ज़्यादा, तो आपकी सप्लाई हो जाएगी कम, देखो इम्पैक्ट पड़ गया। आपको सरकार ने दे दी सब्सिडी, आपको कहा अच्छा जी, आप देखो सप्लाई बढ़ाओगे। प्राइस के अलावा ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी इम्पैक्ट डाल रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है उसकी उपलब्धता, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी, कम रॉ मटेरियल होगा, सप्लाई कम होगी। सीजन ऑफ वेदर कंडीशन, मौसम अवस्था, सीजन फेवरेबल होगा, सप्लाई ज्यादा, अनफेवरेबल, सप्लाई कम। बोलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट। समझ में आपको आ गया? तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड और ये है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, राइट। तो अभी नहीं हो रहा, अभी बाद में देखते हैं। और सत्येंद्र राज कह रहे हैं, सर जो लोग अच्छा नहीं पढ़ते हैं उनकी क्लास स्टूडेंट ज़्यादा क्यों देखते हैं? तो क्योंकि लोगों को यूट्यूब पर चाहिए कि टीचर गाना गाए, डांस करे, है ना, और टीचर क्या करे कि पढ़ाए कम, बातें ज़्यादा करे। लेकिन मुझे पढ़ाना ज़्यादा, बातें कम करना आता। मैं अपने घर पे भी कम बोलता, बस मैं बातें करता तो अपनी किताबों से, मैं बातें करता तो अपने डिजिटल चीज़ों से, मैं बातें करता तो अपने लैपटॉप से। तुम लोग सोचोगे एक अजीब किस्म का प्राणी है, तो बस इसी अजीब किस्म के प्राणी, हमारे घर वाले भी ऐसे ही सोचते हैं हमें। तो सबसे ज़्यादा हमारी वाइफ ये ज़्यादा ऐसी सोचती हैं, तो कि कैसा आदमी मिल गया दोस्तों, कर्म फूट गए हमारे। तो दोस्तों, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं जरा सवाल का जवाब। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या है? सवाल है हमारा, इनमें से लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई को देखना है भाई साहब। आओ दिखा देते हैं तुम्हें। पहला देखिए, द लॉ ऑफ डिमांड सेज, कहता है कि एट हायर प्राइसेस, अगर कीमतें मान लो ज्यादा हैं, एट हायर प्राइसेस द बायर विल डिक्रीज डिमांड लेस ऑफ इकोनॉमिक गुड। जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो क्या होगी? कम होगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट, प्रोड्यूसर सप्लाई, सप्लाई कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है। मोर एट हायर प्राइसेस, कह रहा है कि अगर प्राइसेस हायर हैं तो प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा, राइट, बिकॉज द हायर सेलिंग प्राइस जस्टिफाई द हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ईच एडिशनल यूनिट सोल्ड। ठीक है भाई साहब, दोनों मार दो सी। तो दिस इज कॉल्ड द करेक्ट आंसर। बोलो जी, समझ में आया है या नहीं आया? तो हाँ, फेक लोग ज्यादा सोशल होते हैं, आप सही करते हैं, थैंक यू। चलिए, तो थोड़ा सा और शेयर करो यार मेरे फ्यूचर ऑफिसर्स, आनंद की अनुभूति प्राप्त भी तो होनी चाहिए मुझे। चलो दोस्तों, देखिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर खुल जा सिम। देखिए क्वेश्चन है, इंडियाज फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स का मतलब होता है दोस्तों, फॉरेक्स का मतलब है, शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली ये फॉरेन एक्सचेंज का। तो फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज का। दोस्तों, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इंडिया का जो फॉरेक्स है, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसके बारे में सवाल बात कर रहा है। और जल्दी से आप लोग जल्दी से, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। तो आपको दोस्तों बताना है कि इंडिया का फॉरेक्स से इनमें से क्या क्या इंडिया का फॉरेक्स शामिल होगा, राइट। जल्दी से आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिए कि इसमें से क्या फॉरेक्स में शामिल
होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से, कम ऑन एवरीबॉडी। तो इंडिया के फॉरेक्स में आखिर क्या क्या शामिल होगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं फॉरेक्स की बात करता हूं, तो देखिए फॉरेक्स में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहले फॉरेन करेंसी एसेट्स, इसका मतलब हो गया यूएस डॉलर, यूरोपियन यूरो, यूके पाउंड स्टर्लिंग, चाइनीज युआन जिसे रेनमिनबी भी कहते हैं ऑफिशियली, जापानीज येन एंड अदर बड़े बड़े देशों की करेंसी। तो ये इंडिया के फॉरेक्स में फॉरेन करेंसी रिजर्व, जो इंडिया का फॉरेक्स है उसमें ये शामिल होता है। यस, गोल्ड इंडिया के फॉरेक्स में शामिल होता है, गोल्ड भी इंडिया के फॉरेक्स में शामिल होता है। दोस्तों आप हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और हमें ऐसे ही टीचर्स चाहिए। थैंक यू सो मच। सपना ढीमन कह रही हैं सर बहुत अच्छा समझ में आया ये कॉन्सेप्ट पहली बार। थैंक यू सपना। और अभी तो मैंने सिर्फ उसका ट्रेलर नहीं, नाम भूल गया यार, वो क्या होता है जब अपन मूवी में जाते, मूवी देखने मूवी हॉल में, जो अपकमिंग मूवी आती है उसके टीजर ना, अभी तो मैंने सिर्फ इसका टीजर दिखाया, अभी तो ट्रेलर बाकी और पिक्चर मेरे दोस्तों कभी दिखाएंगे तो तुम लोग भन्ना जाओगे। तो अभी जरा ध्यान से देखते जाओ और पढ़ते जाओ। और गारंटी ले रहे हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स से मोहब्बत नहीं हो गई तो हम मोहब्बत करना छोड़ देंगे। किसे? तुम समझदार हो। तो दोस्तों देखिए, तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं गोल्ड, यस गोल्ड भी इंडिया के फॉरेक्स में शामिल होता है। तीसरा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDRs, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ई का हो तो भैया। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है? तो आइए थोड़ा सा ज्ञान देंगे आपको अब हम SDR के बारे में, जरा ध्यान से सुनना। SDR क्या होता है जरा देखिए। तो SDR की जब हम बात करते हैं, पलक थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। SDR की बात करते हैं तो SDR क्या होता है जरा आप लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। SDR क्या होता है दोस्तों? ये है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिमांशु कह रहे हैं इकोनॉमिक्स से मोहब्बत होगी तभी UPSC मिलेगा, क्योंकि मैंने कल आपका इसका पूरा का पूरा सिनेरियो आपके साथ डिस्कस किया कि तकरीबन हमारे एग्जाम में हर साल एवरेज 15 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो दोस्तों, अगर हम IMF की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, तो इसमें जो इस समय जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, तो जितने भी सदस्य देश हैं, हर एक सदस्य देश अपने अपने कोटा के मुताबिक, मैं SDR का यहाँ पर विश्लेषण कर रहा हूं, उसे जरा अगले 5-7 मिनट ध्यान से सुनना। तो IMF के जितने भी सदस्य देश हैं 190 इस समय मेंबर कंट्रीज हो गए हैं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में डालो कि लास्ट कंट्री कौन सा जुड़ा है IMF में, राइट। तो दोस्तों जो भी 190 कंट्रीज हैं IMF में, वो अपने अपने कोटा के मुताबिक IMF में अपना अपना पैसा जमा करते हैं। कोटा GDP के बेस पर तय होता है कि किसी कंट्री की GDP कितनी है, तो उस कंट्री की GDP कितनी है उसके आधार पर उस कंट्री का कोटा तय होगा कि IMF में वो कितना पैसा जमा करेगा। दोस्तों जब भी कोई कंट्री IMF में पैसा जमा करने जाता है तो वो हमेशा हॉट करेंसीज में होता है। किसमें होता है? हॉट करेंसीज। हॉट करेंसीज कौन कौन सी होती हैं? US का डॉलर दोस्तों, US का जो डॉलर है, राइट, और मैंने कहा यूरोप का जो यूरो है, UK का जो पाउंड स्टर्लिंग है, जापान का जो येन है और चाइना का जो युआन है। मैं आपको यहां पर एक और आपके साथ करंट की बात करना चाहूंगा कि चाइनीज युआन हैज बीन इंडक्टेड इनटू द IMF बास्केट, SDR बास्केट लास्टली। जो सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में IMF की SDR बास्केट में शामिल हुआ वो है दोस्तों क्या? तो उसे कहते हैं चाइना का युआन। इसी को ऑफिशियली रेनमिनबी भी कहा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये जो कंट्रीज की ये जो करेंसीज हैं, ये हॉट करेंसीज मानी जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। हॉट करेंसीज क्योंकि ये इजीली ट्रांसफरेबल होती हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड दे आर हैविंग द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। नाउ कभी इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि कब किसी कंट्री की करेंसी को
इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, कौन कौन से बेसिस हैं। राइट, जरा ध्यान से सुनना आप मेरी बात, तो ध्यान से मेरी बातों को सीखना। तो जो आईएमएफ का एसडीआर है, आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसमें जितने भी सदस्य देश हैं वो सारे सदस्य देश, वो सारे मेंबर कंट्रीज अपने अपने कोटा के मुताबिक आईएमएफ में पैसा जमा करते हैं। तो जब सारे देशों ने, जैसे समझना ये अलग अलग कंट्रीज हैं जो आईएमएफ के मेंबर्स हैं, ये सारे कंट्रीज ने अपने अपने कोटा के मुताबिक आईएमएफ में पैसा जमा किया, आईएमएफ में पैसा जमा किया। जब हम आईएमएफ की बात करते हैं तो आईएमएफ जो 1944 में एस्टैब्लिश हुआ था इन द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। एक दोस्तों ब्रेटन वुड सम्मेलन यूएस के वॉशिंगटन डीसी में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में एक सम्मेलन हो रहा था, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसका नाम था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जो रेगुलरली होती थी। वहीं पर आईएमएफ को बनाया गया और दोस्तों आईएमएफ से कहा गया कि बेटा आप एक काम करेंगे, जितने भी आपके मेंबर कंट्रीज हैं सभी मेंबर कंट्रीज को आप शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेंगे। आपका काम होगा सभी मेंबर कंट्रीज में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, आर्थिक स्थिरता मेंटेन करना, कि हर कंट्री की आप कोशिश करेंगे कि जो जो आपके मेंबर कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट सारी कंट्री है, जो जो मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे। बेटा आईएमएफ आप एक काम करेंगे कि किसी भी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको भी आप मेंटेन करने में अपने अपने सदस्य देश की सहायता का जरूर करना। फॉरेन एक्सचेंज रेट मेंटेनेंस का मतलब, मान लो $1 अभी चल रहा है 71 और फिर $1 कभी हो जाता है 75, कभी हो जाता है 76, कभी हो जाता है 80, तो कभी हो जाता है 68। दोस्तों ये क्या है, ये दिखाता है कि इकोनॉमी अनस्टेबल है, क्योंकि उसका जो एक्सचेंज रेट है उसकी करेंसी का वो ऊपर नीचे जा रहा है। तो इकोनॉमी स्टेबल होनी चाहिए और एक्सचेंज रेट मेंटेन होना चाहिए। ये सारे के सारे मतलब इन शॉर्ट के फाइनेंशियल साउंडनेस रहे। आईएमएफ का काम है कि हर मेंबर कंट्री का फाइनेंशियल साउंडनेस रहे, हर कंट्री वित्तीय रूप से प्रबुद्ध रहे, दोस्तों फाइनेंशियल साउंडनेस रहे, इसे हम लोग बोलते हैं आईएमएफ। तो सभी जो मेंबर कंट्रीज हैं ये अपने अपने कोटा के मुताबिक आईएमएफ में पैसा जमा करती हैं। सभी मेंबर कंट्रीज अपने अपने कोटा के मुताबिक आईएमएफ में पैसा जमा करती हैं, तो उसे बोलते हैं हर कंट्री का अपना कोटा। अब जरा ध्यान समझना, एसडीआर पर मैं बस आ गया 1 से 2 मिनट में। जब हर कंट्री अपने अपने कोटा के मुताबिक आईएमएफ में पैसा जमा करेगी, तो उसे हम बोलेंगे क्या, तो वो कंट्रीज जो जमा करेंगी वो इन्हीं 5 करेंसी में किसी एक करेंसी में करेंगी। जो भी कंट्री आईएमएफ में पैसा जमा करती है वो इन्हीं 5 में से किसी एक करेंसी या 2 व्हाटएवर, तो वो कंट्री चाहे वो जमा कर सकती है। और जब आईएमएफ अपने मेंबर कंट्री को ये जो शॉर्ट टर्म लोन देता है, जो आईएमएफ फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, वित्तीय सहायता देता है, वो भी हमेशा इन्हीं करेंसीज में देता है। मतलब जो आईएमएफ है और जो उसकी मेंबर कंट्रीज हैं उसका जो लेन देन होता है वो यूएस डॉलर, यूरोपियन यूरो, यूके पाउंड, चाइनीज युआन, जापानीज येन, इन्हीं में से किसी करेंसी में होता है, तो उसे हम बोलते हैं आईएमएफ और मेंबर कंट्री का रिलेशन। लेकिन दोस्तों आईएमएफ ने क्या कर रखा है, आईएमएफ ने कहा कि हम इसको कहेंगे एसडीआर। तो एसडीआर एक्चुअली है क्या, तो एसडीआर इज ऑल्सो कॉल्ड द करेंसी ऑफ आईएमएफ। मतलब क्या, देखना दोस्तों एक लाइन में सब कुछ खत्म। एक एसडीआर की वैल्यू, एक एसडीआर जो है वो एक एसडीआर है वो है अप्रोक्स बात कर रहा हूं, वो है अप्रोक्स 1.5 डॉलर। मतलब एक जो एसडीआर होता है वो लगभग $1.5 का होता है। एक एसडीआर लगभग $1.5 के लगभग 1.5 ऐसे चलता रहता है। तो एक एसडीआर लगभग $1.5 का होता है। मतलब जो भी कंट्रीज अपने आईएमएफ में पैसा देंगी या आईएमएफ इन कंट्रीज को जो लोन देगा वो देगा तो डॉलर या यूरोपियन यूरो या चाइनीज युआन व्हाटएवर। लेकिन दोस्तों उसे आईएमएफ अपने रजिस्टर में जब मेंटेन करेगा तो लिखेगा अच्छा इस कंट्री ने इतने एसडीआर दिए, अच्छा इस कंट्री ने इतने एसडीआर का लोन लिया, अच्छा इस कंट्री को भी हमने इतने एसडीआर का लोन दिया। तो जो आईएमएफ है और जो कंट्रीज हैं मेंबर कंट्रीज, उनके बीच जो लेन देन होता है वो किस यूनिट में होता है, दैट इज एसडीआर।
इसीलिए हम एसडीआर को कहते हैं इट इज द करेंसी ऑफ आईएमएफ। पहला पॉइंट, एसडीआर क्या है? आईएमएफ की करेंसी है। दूसरा पॉइंट, एसडीआर इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ आईएमएफ फंड। तो जो आईएमएफ का फंड है उसको मेजर करने की यूनिट को हम कहते हैं एसडीआर। जब हम एसडीआर की बात करते हैं तो एसडीआर क्या है? तो एसडीआर इज ऑल्सो कॉल्ड पेपर गोल्ड, क्योंकि एसडीआर किसी भी फॉर्म में नहीं है, फिजिकली नहीं है। आपके पास जो नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, आप उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन एसडीआर का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ आईएमएफ के पेपर्स में नोट करने के काम आता है, तो इसे आईएमएफ पेपर गोल्ड भी कहता है। तो आज के बाद जीवन में कभी भी एसडीआर शब्द आएगा तो आप सपने में भी बोलने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसने मेरी बात सच्चे दिल से सुनी। तो दोस्तों बताओ, आनंद आया या नहीं आया? राइट नाउ ठीक है। थैंक यू पलक, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा। चलो दोस्तों, दिस इज कॉल्ड आईएमएफ सपना। ओके, थैंक्स किड्स कह रहे हैं। ओके ओके किड्स, कोई बात नहीं, लीव इट ऑफ। नाउ इकोनॉमिक्स से मोहब्बत, ओके थैंक यू सो मच, बेस्ट टीचर फॉर इकोनॉमिक्स अनमोल कह रहे हैं, थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू। सो आईएमएफ और एसडीआर से 2016 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे, सत्येंद्र राज ने कहा। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इस समय तो ये एसडीआर वगैरह ये सब, इसी में एक और आता है टर्म, कभी और मैं बताऊंगा, चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो अभी मैं नहीं बता रहा हूं। तो वो टर्म होता है रिवर्स रिजर्व ट्रेंच, रिजर्व ट्रेंच, तो वो समझाऊंगा आपको किसी दिन। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों, अगर हम किसी कंट्री के फॉरेक्स की बात करते हैं, फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स में वो भी शामिल है जो एसडीआर इंडिया में है, या और दोस्तों गोल्ड भी शामिल है, फॉरेन करेंसी भी शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं एसडीआर। बोलो जी, क्लियर है? अगर हम करंटली बात करें तो करंटली हमारे इंडिया में जो फॉरेक्स रिजर्व है, ओके, जो अगर हमारे इंडिया में, देखो ये आ गए यहाँ पर, मैं बताऊंगा चौथा भी। दोस्तों अगर हमारे इंडिया में जो करंटली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है दोस्तों, वो है डॉलर 600, वो है डॉलर 620, 620 डॉलर 620.576, और ये डेटा है 31 जुलाई 2021। तो 31 जुलाई 2021 तक अगर हम लोग बात करते हैं 21, तो ये लेटेस्ट डेटा के मुताबिक इंडिया का फॉरेक्स आज तक का सबसे ज़्यादा फॉरेक्स अभी इंडिया में चल रहा है। सपना कह रही हैं कि थैंक यू सर, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, दिस इज कॉल्ड द मोहब्बत। राइट नाउ देखिए दोस्तों, अब हम जब फॉरेक्स की बात करते हैं तो फॉरेक्स में होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, एफसीएज होते हैं। फॉरेक्स में गोल्ड रिजर्व्स आते हैं, एसडीआर भी आते हैं। यहाँ पे देखिए रिजर्व ट्रेंच बोलते हैं इसको कोर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, इंडियाज रिजर्व पोजीशन विद द आईएमएफ। मतलब जो भी पैसा इंडिया ने आईएमएफ में जितना भी पैसा रख रखा है, तो वो पैसा भी इंडिया का फॉरेक्स में काउंट होता है, क्योंकि वो पैसा भी तो हमने एज अ मेंबर रिटेंशन के लिए, मेंबरशिप रिटेंशन रहे इंडिया की, इसलिए रखा है। क्योंकि दोस्तों सारे कंट्रियां अपना अपना पैसा देंगी तभी आईएमएफ के पास पैसा पहुंचेगा। तो दिस इज कॉल्ड, ये चार चीजें याद रखना, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। दिस इज कॉल्ड एसडीआर, दिस इज कॉल्ड गोल्ड, दिस इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी एसेट्स, एंड जो रिजर्व पोजीशन है इंडिया की आईएमएफ में, इन चार चीजों से मिलकर किसी भी कंट्री का, मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का फॉरेक्स बनता है। यहीं पर दोस्तों थोड़े और डेप्थ में चलते हैं। एक गिडोटी रूल है दोस्तों, गिडोटी रूल कहेंगे हम इसको, एक गिडोटी रूल है। अब गिडोटी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर भाई साहब की कोई भी कंट्री अगर मान लो शुड होल्ड एक्सटर्नल एसेट्स सफिशिएंट टू एंश्योर दैट, कि अगर उन्होंने सजेस्ट किया, क्या मैं सरल भाषा में बता दूं, उसने सजेस्ट ये किया, गिडोटी रूल ये कहता है कि अगर कोई भी कंट्री के पास कम से कम 12 महीने का हमेशा फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए, कि अगर वो विदेशों से कोई भी चीज़ खरीदना चाहता है, कुछ भी चीज़ मंगवाना चाहता है, तो उसको कम से कम, अगर उसको कभी भी विदेशों से लोन नहीं लेना पड़े, उसे विदेशों से नए लोन ना लेना पड़े, तो हमेशा हर कंट्री में जितनी इंपोर्ट्स कर रहे हैं हम जितना भी, तो उसके लिए कम से कम 12 महीने का फॉरेक्स होना चाहिए, जिससे वो कंट्री जीवित रह सके, वो कंट्री चल सके। क्या गिडोटी रूल समझ में आया?
तो गिडोटी रूल ये कहता है कि हर कंट्री में जो इंपोर्ट हम करते हैं, तो जो इंपोर्ट करते हैं, जो आयात करते हैं, तो आयात करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए कम से कम इतना हमेशा फॉरेक्स होना चाहिए कि वो कंट्री 1 साल तक जीवित रह सके, 1 साल तक वो कंट्री चल सके। अगर ऐसा करती है तो उस कंट्री को कभी भी नए विदेशों से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे हम कहते हैं गिडोटी रूल, इन्हें कहते हैं फॉरेन करेंसी एक्सेट्स, इन्हें कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। चलते हैं दोस्तों अपने आगे के सवाल पर। और दोस्तों थोड़ा सा पारुल त्यागी गुड मॉर्निंग, जल्दी से और थोड़ा सा शेयर करिए। आशीष पांडे थैंक यू सो मच। नाउ और मुझे थोड़ा शेयर करिए, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा जब मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। दोस्तों ये कोड मेरा जरूर याद रखिएगा BKR10। अगर आप इस कोड